हेलो फ्रेंड्स, हम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल या सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कोशिका और कोशिका की संरचना वाला चैप्टर पढ़ लिया है, जिसमें हमने कोशिका के जो भी संरचना है और कोशिका के जो भी अंग है उनकी संरचना और उनके कार्य हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में आज हम शुरू करते हैं कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र। तो कोशिका विभाजन में क्या होगा कि जो भी कोशिकाएं होती है वो एक नई कोशिका या अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है, या जो भी पुरानी कोशिका होती है उनसे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और मतलब शरीर की वृद्धि होती रहती है। तो पहली बार क्या हुआ था, ये सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हमने कोशिका या कोशिका संरचना पढ़ी थी तो हमने सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत नाम से एक सिद्धांत पढ़ा था, जिसको सिद्धांत को स्लीडेन और स्वान ने दिया था। ठीक है, तो उसमें मॉडिफिकेशन किया था एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन मतलब कि इसका रूपांतरण किया था और उसमें इन्होंने एक सेंटेंस जोड़ा था जो उन्होंने अपनी भाषा में दिया था। ठीक है ना, उन्होंने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है ना, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। आप उस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, कोशिका जो हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा था, पहला दूसरा लेक्चर होगा वो, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। तो रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, मतलब पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन होने से क्या होगा कि नई कोशिका का निर्माण होगा। ठीक है, नई कोशिका बनेगी और नई कोशिका बनने का परिणाम क्या होगा, नई कोशिका बनने के परिणाम क्या होते हैं कि इन नई कोशिकाओं से क्या होगा, नई कोशिकाओं से नए अंगों का निर्माण होगा। जब कोशिका नहीं बनेगी तो नए अंगों का निर्माण होगा। नए अंगों का निर्माण होगा, या फिर कोई क्षतिग्रस्त ऊतक है या फिर कोई ऊतक डैमेज हो गया है तो उसकी रिपेयरिंग में, क्षतिग्रस्त ऊतक की रिपेयरिंग में, इसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिपेयरिंग होने में। दूसरी बात क्या होगी कि इसके बाद में हम इसका जो नई कोशिका है वो जनन कोशिकाओं के निर्माण में हम कोशिका विभाजन का परिणाम हो सकता है। कोशिकाओं का निर्माण, जनन कोशिकाओं का निर्माण, जैसे एग सेल्स, स्पर्म सेल्स, इनका निर्माण भी किससे होगा, कोशिका विभाजन से ही होता है। ठीक है ना। इसके बाद में शरीर की वृद्धि, कोई भी जीव होगा तो जीवों में शरीर की वृद्धि भी इससे ही होगी, शरीर की वृद्धि भी इससे ही होगी। तो ये कोशिका विभाजन का परिणाम क्या होगा कि नई कोशिका बनेगी और नई कोशिका के परिणाम स्वरूप ये सभी कार्यों में हमें मदद मिलेगी, जिससे हम मतलब शरीर में बहुत सारे अंगों का, मतलब जो भी अंग होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं, जिससे ये सभी कार्य होंगे। तो कोशिका विभाजन के ये परिणाम हो गए। इसके बाद में हम देखेंगे कि कोशिका विभाजन होता कैसे, या फिर कोशिका विभाजन में होता कैसे है, कोशिका विभाजन कैसे होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जो कोशिका विभाजन है वो क्यों होता है ये हम देख लेते हैं पहले कि कोशिका विभाजन क्यों होता है। तो जब होता है क्या है कि कोशिका विभाजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस का जब कंट्रोल कम हो जाता है कोशिका के ऊपर, तो वो सही रूप से कार्य नहीं कर पाती है कोशिका। तो उसका कंट्रोल कम होने से कोशिका विभाजन, उसका जो परिणाम क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। न्यूक्लियस कंट्रोल कम करना मतलब न्यूक्लियस का कंट्रोल कोशिका के ऊपर कम होगा। जैसे मान लो ये कोशिका हो गई, ठीक है, तो जब कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है ना, इसे ये कोशिका है, ठीक है ना, इसका आयतन यदि बढ़ जाता है तो आयतन बढ़ने से न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है इसके ऊपर, ये बड़ी कोशिका हो गई, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटी कोशिका है, ये छोटी कोशिका है, तो इस न्यूक्लियस का इस कोशिका के ऊपर कंट्रोल अच्छा रहेगा तो वो कार्य अच्छी करेगी। ठीक है ना, न्यूक्लियस केंद्रक का कोशिका पर
कंट्रोल अच्छा होगा। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि ये जो कोशिका है वो कैसी कोशिका है? छोटी कोशिका है, ठीक है ना। ये कोशिकाएं कैसी है? छोटी कोशिका है। लेकिन ये बड़ी कोशिका है, ठीक है ना। इसका आयतन बढ़ गया है इसलिए बड़ी हो गई है। तो बड़ी कोशिका क्या होगा? कोशिका में ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का केंद्रक का कोशिका पर कंट्रोल कम हो जाता है। कोशिका पर कंट्रोल कम रहता है। और कम रहेगा तो क्या होगा कि कोशिका ठीक से कार्य नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। इससे कोशिका सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगी, रूप से कार्य नहीं कर पाएगी, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो जितनी बड़ी कोशिका होगी उसका न्यूक्लियस मतलब उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। और इसका परिणाम क्या होगा कि इसके परिणाम स्वरूप सेल विभाजन या कोशिका विभाजन होगा, ठीक है ना। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा, कोशिका विभाजन, ठीक है। तो कोशिका विभाजन क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस का उसके ऊपर कोशिका के ऊपर कंट्रोल, केंद्रक का कोशिका के ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है, जिससे विभाजन होगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि इस विभाजन के अलावा विभाजन की प्रोसेस क्या क्या होती है, कि कोई कोशिका की प्रोसेस क्या होती है विभाजन में, ठीक है। तो एक बात और समझ लो कि जैसे कोई भी जीव है, ठीक है ना, तो एक जीव में और दूसरे जीव में कोई एक जीव है, कोई एक जाति है और दूसरी जाति में कोशिका का जो विभाजन का जो टाइम का अंतर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे लीवर कोशिका मनुष्य के अंदर 24 घंटे में डिवाइड होती है, और कोई ईस्ट कोशिका हो गई, ठीक है, वो ईस्ट की जो कवक है, कवक कोशिका, वो लगभग 90 मिनट में डिवाइड हो जाती है। लेकिन जो मनुष्य की कोशिकाएं हैं वो 24 घंटे में डिवाइड होती है, लीवर की कोशिकाएं। तो टाइम में डिफरेंस हो गया, जाति अलग अलग हुई तो टाइम में डिफरेंस हो गया। इसी प्रकार यदि एक ही जीव के अंदर अलग अलग अंग हो जाएंगे तो भी टाइम में डिफरेंस आता है। जैसे लीवर की सेल, किडनी की सेल, इनके भी डिवीजन, जो इनका भी विभाजन होगा उसका भी टाइम अलग अलग हो सकता है। तो ये जीव पर डिपेंड करता है, और जीव के अंगों पर डिपेंड करता है, जातियों पर डिपेंड करता है कि कोशिका विभाजन का टाइम क्या होगा, इस समय क्या होगा, कितनी देर में कोशिका विभाजित हो जाती हैं। तो जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी विभाजित होते हैं, ठीक है ना, तो उनका टाइम अलग होता है कोशिका विभाजन का, ठीक है। तो ये कोशिका विभाजन हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे कोशिका के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के कोशिका विभाजन होंगे, वो हम देखेंगे। तो कोशिका विभाजन में पहला प्रकार क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। ये जनरली कहाँ पाया जाता है? ये प्रोकैरियोट्स में, प्रोटोजोन्स में, ठीक है ना, बैक्टीरिया में, ईस्ट में। प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, ईस्ट में, शैवाल में, इन सभी में ये पाया जाता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर एक है माइटोसिस, जिसको हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन। और एक और है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस, इसको हिंदी में बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, या इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। तो 3 प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं। जो अमाइटोसिस है, अमाइटोसिस में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं असूत्री विभाजन। ये कहाँ पर होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, या फिर प्रोटोजोन के अंदर, ईस्ट कोशिकाओं के अंदर, शैवाल के अंदर। और जो माइटोसिस होता है वो कहाँ पर होता है? माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में, सोमेटिक सेल्स में। कायिक कोशिका क्या होती है? जैसे जनन कोशिकाएं होती है, जिनको हम एग्स या स्पर्म बोलते हैं। जैसे एग्स और स्पर्म के अलावा जो भी कोशिकाएं शरीर के अंदर होती है उनको कायिक कोशिका कहते हैं। तो ये कहाँ पर होगा? कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में, ठीक है ना।
कोशिकाओं में, और ये कहाँ पर होगा, जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में। मियोसिस कहाँ पर होता है, जनन कोशिकाओं में। जैसे एक सेल हो गई, स्पर्म सेल हो गई, ठीक है ना, इनके अंदर ये विभाजन पाया जाता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के कोशिका विभाजन है, ये हम पढ़ेंगे। अब इससे पहले हम पढ़ते हैं कि कोशिका विभाजन में होता क्या है, ठीक है। कोशिका विभाजन क्या होता है, या फिर इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, तो हम देखेंगे कोशिका विभाजन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन में क्या होगा, पहले कोशिका क्या करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए कोशिका के अंदर पदार्थों का इकट्ठा होना भी जरूरी है, ठीक है। यदि पदार्थ इकट्ठे नहीं होंगे तो एक कोशिका से जब अन्य कोशिकाएं या ज़्यादा कोशिकाएं बनेंगी तो उनको पदार्थ में बांटना पड़ेगा, या कोशिकाओं को पदार्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे ये कोशिका हो गई, ये कोशिकाओं के अंदर केंद्रक है, तो इसमें 2 प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य 2 भाग कर लेते हैं हम, ठीक है। जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो डीएनए, हम डीएनए लिख लेते हैं इसको, और इसमें क्या होगा, पदार्थ होंगे, जो भी मटेरियल्स होंगे, ठीक है ना, या जो भी कोशिकांग होंगे, पदार्थ और कोशिकांग, पदार्थ प्लस कोशिकांग, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो जब कोशिकाएं जब कोशिका डिवाइड होती है, मतलब विभाजन के लिए तैयार होती है, तो उस तैयारी के लिए केंद्रक के अंदर डीएनए का निर्माण होता है और कोशिका द्रव्य में पदार्थों और कोशिकांगों का निर्माण होता है, ठीक है। कोई भी कोशिका विभाजित होने से पहले उन पदार्थों का निर्माण करती है जिनको उसको क्या करना है, नई कोशिकाओं को प्रदान करना है। तो जो डिवाइडेशन, जो 2 हम भाग ले रहे हैं उसमें केंद्रक और केंद्रक द्रव्य है, ठीक है ना। तो केंद्रक में क्या आ जाएगा, डीएनए का निर्माण और पदार्थों का, कोशिकांगों का निर्माण। इस निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है ना। इस निर्माण की प्रक्रिया को, इस निर्माण की प्रोसेस को हम इंटरफेज बोलते हैं या अंतरावस्था बोलते हैं। इंटरफेज अवस्था में कोशिकाओं के पदार्थों का निर्माण होता है, जिसमें डीएनए का निर्माण, पदार्थों का निर्माण, कोशिकांगों का निर्माण होता है, ठीक है, इनका निर्माण होता है। और निर्माण होने के बाद में कोशिका डिवाइड होती है, ठीक है ना। तो जब कोशिका डिवाइड होती है तो जब केंद्र का डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना। और जब कोशिका द्रव्य का डिवीजन होगा, मतलब विभाजन होगा, तो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन और केंद्रक द्रव्य विभाजन, केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन, इंग्लिश में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो पहले क्या होगा, पदार्थों का निर्माण होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा, उससे क्या होगा, इनसे नई कोशिकाएं बनेंगी, नई कोशिका का निर्माण होगा, ठीक है ना। और ये जो नई कोशिका बनी है, ये जो नई कोशिका का निर्माण हुआ है, नई कोशिका बनी है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको पुत्री कोशिकाएं, ठीक है ना, पुत्री कोशिकाएं कहते हैं, पुत्री कोशिकाएं, इंग्लिश में डॉटर सेल्स, इनको क्या बोला जाता है, डॉटर सेल, डॉटर सेल्स इनको कहते हैं। तो पहले कोशिका क्या करती है, कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, उस अवस्था को इंटरफेस कहा जाता है। उसके बाद में कोशिका विभाजन की तैयारी होने के बाद में, तैयारी में क्या होता है कि पदार्थों का निर्माण, डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण केंद्रक में होता है, ठीक है ना, और कोशिका द्रव्य का निर्माण केंद्रक द्रव्य में होगा, ठीक है ना। ये क्या है, कोशिका द्रव्य, ये गलती से लिखा गया, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य के पदार्थों और कोशिकांगों का निर्माण होगा, और इनके निर्माण के फल बाद में क्या होगा, इनका डिवीजन होगा, इनका विभाजन होगा, जिसको केंद्र के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिससे नई कोशिका का निर्माण होगा, उनको पुत्री कोशिका या डॉटर सेल कहते हैं। तो ये जो तैयारी की अवस्था है इसको इंटरफेस कहते हैं, और जहाँ पर विभाजन होता है उसको हम एम फेज कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, इंटरफेस क्या होता है या फिर एम फेज क्या होता है, तो वो हम देखेंगे अभी।
तो सेल साइकिल के दो भाग होंगे, ठीक है। जो दो भाग होंगे उन दो में पहला भाग हो जाएगा इंटरफेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरावस्था। अंतरावस्था, ठीक है। और इसको एक और अवस्था होती है, इसको बोलते हैं एम फेज, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन अवस्था। ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है कि जब कोशिका इस अवस्था में तैयारी करती है, ठीक है, इस अवस्था में तैयारी करती है तो तैयारी का लगभग 90 सेल साइकिल का 95% टाइम तो तैयारी में ही लग जाता है। मतलब कि कोई कोशिका जब विभाजित होगी, कोई कोशिका जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनाएगी, उस बनाने के दौरान उसकी जो तैयारी होगी उसमें ही 95% टाइम लग जाता है, ठीक है। मतलब कि ये जो अंतरावस्था है ये 95% टाइम कंज्यूम कर लेती है, ठीक है ना, अंतरावस्था। और 5% टाइम कहाँ पर चल जाएगा? एम अवस्था में। मतलब कि जहाँ पर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस अवस्थाएं चलेंगी, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना, मतलब कि किसका विभाजन? न्यूक्लियस का, केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस। ये होगा लगभग कितने टाइम में? 5% टाइम में, ठीक है ना। ये दोनों प्रोसेस 5% टाइम में हो जाती है और इंटरफेस 95% टाइम कंज्यूम कर लेता है। मतलब कि विभाजन की तैयारी करने में ज़्यादा टाइम लगता है, न कि विभाजन होने में। विभाजन तो बहुत स्पीड से हो जाता है, लेकिन विभाजन की तैयारी मतलब पदार्थों का निर्माण, डीएनए का निर्माण, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि 95% टाइम हो गया। इसमें क्या होता है? कोशिका की तैयारी होती है। कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, विभाजन की तैयारी करती है, ठीक है ना। जब पहले इसको देखा गया शुरू में तो इसको रेस्टिंग फेज या विश्राम अवस्था कहा गया। क्यों विश्राम अवस्था कहा गया? क्योंकि इसमें विभाजन नहीं होता है। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि इसमें तो विभाजन होता ही नहीं है, शुरू में माइक्रोस्कोप नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, तो इसकी वजह से इसमें ज़्यादा अध्ययन नहीं हो सका। अध्ययन नहीं होने से इसको कहा गया कि उपापचयी रूप से, मतलब कि सक्रिय नहीं है। ये अवस्था कैसी है? विश्राम अवस्था में है, तो इसको विश्राम अवस्था भी कहा गया कि इसमें कुछ कार्य तो होता नहीं, तो इसको विश्राम अवस्था कहा गया। लेकिन सच में क्या होता है कि ये विश्राम अवस्था में नहीं होती है, ठीक है ना, ये एक्टिव अवस्था में होती है, लेकिन इसको पहले विश्राम अवस्था में कहा गया, इससे इसको विश्राम अवस्था या रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इंग्लिश में रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो जो इंटरफेज होता है उसकी इंटरफेज में और एम फेज, दो फेज होती है कोशिका विभाजन की, ठीक है। जो एम फेज होता है उसकी दो अवस्था होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा, और साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसकी खुद की 4 अवस्थाएं फिर होती हैं, इनको बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। दूसरी अवस्था होती है मेटाफेज, फिर तीसरी अवस्था होती है एनाफेज, और चौथी अवस्था होती है जिसको बोलते हैं टीलोफेज, ठीक है। अब हिंदी में इनको पढ़ोगे तो ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, आप इनको इंग्लिश में ही पढ़ो, ठीक है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। इंग्लिश में एक बार हिंदी में इनको देख लेना, हिंदी में इनका नाम क्या क्या है, तो आप हिंदी में एक बार इसको देख लेना। इसके बाद में क्या होगा? जो इंटरफेज होती है उसकी खुद की 3 अवस्था होती है, जिसको जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो केंद्रक का विभाजन कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है कैरियोकाइनेसिस में। और साइटोकाइनेसिस में कोशिका, जब केंद्रक का विभाजन होता है जब कोशिका द्रव्य बचता है तो इसका विभाजन कहाँ पर होता है? साइटोकाइनेसिस में होता है। इसके बाद में इंटरफेज में क्या होगा कि कोशिका की तैयारी होती है, उसके भी 3 भाग होते हैं, G1, S और G2। G1, S और G2 में क्या होता है कि कौन कौन से कोशिकांग कब बनते हैं, या फिर डीएनए का निर्माण कब होता है, ये हमको देखना पड़ता है। तो इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये जो सेल साइकिल है और सेल डिवीजन, इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो ये यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है ना, ये फेज को।
और इन दोनों को आप सबको मिला दोगे तो वो क्या है, सेल साइकिल है। ठीक है, तो सेल साइकिल, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में यही अंतर है कि कोशिका विभाजन में क्या होता है कि बस विभाजन की अवस्था आती है और कोशिका चक्र में सभी अवस्थाएं आती है। ठीक है, इंटरफेस भी आती है, मतलब कोशिका विभाजन की तैयारी वाली अवस्था भी आती है। तो हम इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि विभाजन में क्या होगा। तो ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है ये इंटरफेस है। ठीक है ना, मैंने इससे पहले क्या बताया था आपको कि 95% टाइम में क्या होता है, इंटरफेस कंप्लीट होती है और जो 5% टाइम है उसमें एम फेज होती है। तो ये जो ब्लू में दिख रहा है मतलब कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको बोलते हैं, इस पूरी अवस्था को इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, इस पूरी अवस्था को इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस मतलब कि अंतरावस्था, हिंदी में अंतरावस्था। ठीक है, और अंतरावस्था के 3 भाग होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, G1, S और G2। G1 और S और G2। और ये जो अवस्था बची है इसको हम बोलते हैं एम फेज या विभाजन अवस्था। ठीक है ना, विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था के 4 भाग होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, जो अंतरावस्था होती है उसमें कोशिका क्या करती है, पदार्थों का निर्माण करती है, तैयारी करती है। तो उसके खुद के 3 भाग है। तो जीवन अवस्था है, उसमें क्या होता है, कोशिकांगों का निर्माण, नए कोशिकांग जो भी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनका निर्माण होगा। तो कोशिकांगों का निर्माण होगा। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होगा, जो भी प्रोटीन बनेंगे वो भी इसी में ही बनेंगे, प्रोटीन का निर्माण भी इसी में होगा। जो एस अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि इस अवस्था में क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण। और डीएनए के निर्माण को डीएनए का रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन इसको कहते हैं। अब डीएनए के निर्माण के साथ में क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है हिस्टोन, उसका निर्माण भी इसके साथ में होता है। ठीक है ना, तो हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है वो डीएनए की संरचना, मतलब कि उसकी जो संरचना होती है उसमें हेल्प करता है, उसकी संरचना बनाने में मदद करता है। जब आप पैकेजिंग पढ़ोगे डीएनए के स्ट्रक्चर की तो आप हिस्टोन प्रोटीन पढ़ोगे। और इसके साथ में एक और अंग होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन, मतलब कि सेंट्रोसोम का निर्माण भी इसी में होता है, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन। हमने जब कोशिका और कोशिका संरचना पढ़ी थी तो उसमें देखा कि एक अंग होता है जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। उसका जो डुप्लीकेशन होगा, मतलब कि एक जो होगा सेंट्रोसोम, वो 2 सेंट्रोसोम बनाएगा। ठीक है ना, एक सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रोसोम का निर्माण होगा। और जब कोशिकाएं डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगी, तो एक एक सेंट्रोसोम दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इसमें क्या होता है कि डीएनए की मात्रा बढ़ती है, डीएनए की संख्या नहीं बढ़ती है। जैसे ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो एस अवस्था आएगी ह्यूमन की किसी भी सेल में, तो उसकी मात्रा बढ़ेगी। ऐसा नहीं 46 से ज़्यादा हो जाएंगे, 46 के डबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, 46 की जो भी होगी मात्रा बढ़ेगी, उसका डबल नहीं होगा। मतलब कि डबल किस में होगा, मात्रा में, लेकिन नंबर में सेम रहेंगे। नंबर में डीएनए के नंबर 46 ही रहेंगे, लेकिन डीएनए की मात्रा बढ़ जाएगी, डीएनए की मात्रा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो G2 फेज है उसमें, G2 फेज में क्या होता है कि G2 फेज में, इधर लिखता हूँ मैं, G2 फेज में एक प्रोटीन होता है टिब्यूलिन, टिब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। G2 फेज में टिब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन स्पिंडल फाइबर, मतलब कि तर्कु तंतु के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, आप इसको याद रखना, तर्कु तंतु मतलब कि स्पिंडल फाइबर हिंदी में, इंग्लिश में तर्कु तंतु का निर्माण करता है। ठीक है, तो G2 अवस्था में ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो क्या करता है, तर्कु तंतु का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया। और एम फेज में क्या होगा,
कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, मतलब कि रियल कोशिका विभाजन तो यहाँ पर होगा, लेकिन कोशिका विभाजन की तैयारी G1S और G2 में चलती है, जिनको मतलब इंटरफेज या अंतरावस्था कहते हैं। ठीक है, तो G2 अवस्था में निर्माण होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोशिका क्या करती है कि इन कोशिका चक्र में मतलब कि विभाजन नहीं करती है, वो डिफरेंशिएट या विभेदन में चली जाती है। ठीक है, तो विभेदन में जाने के बाद में क्या होता है कि कोई कोशिका जब विभाजन नहीं करती है तो वो जो उस ऐसी अवस्था जिसमें कोशिका कोई विभाजन नहीं करती है उसको जी0 अवस्था कहते हैं। जी0 अवस्था में क्या होता है कि कोशिका विभाजन करना बंद कर देती है। जैसे ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जो मनुष्य की ब्रेन की सेल्स होती है, ठीक है, या जो भी हार्ट की सेल्स होती है, वो विभाजन करना बंद कर देती है। ठीक है ना, बच्चे पैदा होने के बाद में ब्रेन सेल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रेन सेल कुछ किस अवस्था में चलती है, जी0 अवस्था में चली जाती है। ठीक है, तो परमानेंट कोशिका बन जाती है। पौधों के अंदर जाइलम, फ्लोएम, ये सभी किस में चले जाते हैं, जी0 अवस्था में चले जाते हैं, इसलिए उनमें कोशिका का फिर विभाजन नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था को जी0 अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोशिका परमानेंट रूप से मतलब परमानेंट हो जाती है। ठीक है, विभाजन नहीं करती है। तो ऐसी कोशिकाओं के उदाहरण क्या हो सकते हैं जिसमें कोशिका विभाजन नहीं करती है, जैसे नर्व सेल, ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका, हार्ट सेल, हार्ट की जो सेल होती है, ठीक है, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। ये लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जरूरी होने पर विभाजन कर सकती है, आवश्यकता होने पर विभाजन करती है, लेकिन जनरली ऐसे विभाजन नहीं करती है। ठीक है, तो आज हमने कोशिका विभाजन का जो पहला लेक्चर है, या कोशिका विभाजन कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे कैसे होगा, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अमाइटोसिस, जो कोशिका विभाजन के प्रकार थे वो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना, कोशिका विभाजन के 3 प्रकार है, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि कोशिका विभाजन की 2 अवस्था होती है, एम फेज और इंटरफेज, और इसके बाद में हमने जो भी पढ़ा है वो याद रखना। ठीक है, यदि वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा। थैंक यू।